तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तुमको ने पढ़ी लिया होगा तो शुरू करें। यस सर, आज हमें करनी है आरटीपी सितंबर 26 अटेम्प्ट वाली जो आई है फॉर सीए इंटर जीएसटी। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने कहीं और आरटीपी कहीं देख भी ली ना तो भी ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें 4 कंसेप्ट नए ही बताऊंगा जो जो इस आरटीपी में आए हैं, उन सबकी थोड़ी डिटेल लिंकेज, ताकि तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। यस, और अगर तुमने अभी तक नहीं देखे आरटीपी तो बहुत बढ़िया, ये देखो। अच्छी बार पहली बार में एकदम डिटेल्ड कवरेज होगी विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यस यस, तो शुरू करें। यस, जहां जहां मेरे को लगेगा कि मेरे को बुक से दिखाना है कंसेप्ट, वहां पे मैं वो दिखाऊंगा। जहां पे सिंपल ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाला आंसर होगा तो मैं वो बताऊंगा। यस चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है सर? एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है चलो, ठीक है, पूरी कहानी लिखी इतनी सारी। ठीक है, पहले फटाफट एक बार क्या पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस देखो, जब तुम क्वेश्चंस पढ़ते हो ना, रटने नहीं होते, लेकिन एक आइडिया लेना होता है कि यार देखो ऐसा है। जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, हम है रोनाल्डो, किसको प्रोवाइड करी? अर्जुन को। और जो हमने गुड सप्लाई करे हैं अर्जुन ने रोनाल्डो को, इसके ऊपर हमें बताना है। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है बात। रोनाल्डो अर्जुन की कहानी समझनी है, बंसल एक्सपोर्ट्स की हमें वैल्यू निकालनी है, तो वो याद रखेंगे। फिर गिरधर की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना बहुत है, एकदम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले पैरा आएगा ऑफ कोर्स अर्जुन का ही आएगा सबसे पहले। लो, अर्जुन ही आ गया सबसे पहले। ठीक है, जल्दी से लेट्स गो। रोनाल्डो ने रखा अर्जुन को मटेरियल्स प्रोक्योर करने के लिए, तो बेसिकली एजेंट रख लिया। ठीक है, अर्जुन ने नेगोशिएट करा भक्ति मैन्युफैक्चर किसी तीसरे बंदे के साथ और डील फाइनलाइज कर दी। भक्ति ने गुड्स डिस्पैच कर दिया। अब देखा ये आएगा कि सर इनवॉइस किसके नाम पे इशू होता है। अगर इनवॉइस एजेंट के नाम पे इशू होता है अर्जुन के नाम पे, तो एजेंट कौन सा? शेड्यूल 1 वाला एजेंट है। अगर एजेंट के नाम पे नहीं इनवॉइस इशू होता, सीधा रोनाल्डो मतलब प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, कौन? ये भक्ति वाला जो जैसे प्रोक्योर करने गया एजेंट, अगर वो सीधा रोनाल्डो के नाम पे इनवॉइस इशू करता है, देन एजेंट जो है वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है। ओके, ठीक है। एंड फाइनलाइज डील, भक्ति ने गुड्स डिस्पैच कर दी अर्जुन के वेयर हाउस की तरफ, फ्रॉम वेयर मिस्टर अर्जुन। ठीक है, भक्ति ने अर्जुन के वेयर हाउस पे पहुंचा दी, अर्जुन ने आगे रोनाल्डो की फैक्ट्री पे पहुंचा दी। वेरी गुड। द इनवॉइस फॉर द गुड्स हाउएवर वाज रेज्ड बाय भक्ति मैन्युफैक्चर डायरेक्टली इन द रोनाल्डोज नेम। सर जी, सारी गेम यहाँ पे है। इनवॉइस किसके नाम पे रेज हुआ था? भक्ति, इसके रोनाल्डो के नाम पे, डेट इज सीधा प्रिंसिपल के नाम पे। सॉर्टेड बात। अब अगर प्रिंसिपल के नाम पे हो, इसका मतलब अर्जुन शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है। सॉर्टेड। अर्जुन ने सेपरेटली चार्ज करा अपनी कमीशन। हाँ ठीक है, तो एजेंट जो नॉर्मल वाला होता है वो सेपरेटली चार्ज करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एज पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट रोनाल्डो ने कुछ 1 डे वर्कशॉप भी कंडक्ट करी अर्जुन के लिए, उसको टेक्निक सिखाने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा, और उसके लिए उसने कोई चार्ज नहीं लिए। हो, विदाउट कंसिडरेशन चल रही है। बेसिकली एक बात हो रही है, जो अर्जुन ने गुड्स दी इसको, रोनाल्डो को, और दूसरी बात क्या हो रही है, जो रोनाल्डो ने अर्जुन को वर्कशॉप पे, मतलब वर्कशॉप वगैरह दी, 1 डे वर्कशॉप। तो दोनों की क्या बतानी है कि टैक्सेबिलिटी। सर दोनों पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सर अगर ये अर्जुन शेड्यूल 1 वाला एजेंट होता, फिर जो इसने गुड्स आगे इसको रोनाल्डो की फैक्ट्री पे पहुंचाई है, तो गुड्स का जो ट्रांसफर है वो शेड्यूल 1 में आता है, तुम्हें पता है। और शेड्यूल 1 में क्या आता है? गुड्स सप्लाइड बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, फ्री, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन, बट वेयर द एजेंट इज द शेड्यूल 1 एजेंट, जहां पे इनवॉइस उसके नाम पे इशू होता है, तो यहाँ पे उसके नाम पे इशू नहीं हुआ। आई होप यू गेट दिस। एंड हम फिर चलते हैं आगे इसका आंसर करने फटाफट से, कि सर ऐसा है, जो ट्रेनिंग उसने प्रोवाइड करी है रोनाल्डो ने, वो भी सप्लाई नहीं है, ये वाला ऑप्शन। और दूसरा जो गुड सप्लाई करी है वो भी सप्लाई नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड इज राइट। एंड सेकंड एंड थर्ड इज राइट वाला ऑप्शन कौन सा है सर? फोर्थ, डी ऑप्शन। गॉट इट? यस, ठीक है। उसके बाद बंसल वाले की वैल्यू बतानी है और गिरधर की वैल्यू बतानी है। चलो, यहाँ पे आ गया हम। हाँ जी, ठीक है। गुड्स सप्लाई करी बंसल को कितने की? 35 लाख की। रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है प्रयागराज का। मैं बता दूं, अगर तुमने आरटीपी वैसे मतलब तुम्हें एक हैबिट डालनी चाहिए, आरटीपी पहले खुद सॉल्व करो। कहीं कुछ नहीं आया तो ये वीडियो होती है। ये वीडियो एज एन ऑल्टरनेट नहीं होती कि चलो आरटीपी छोड़ो कौन सॉल्व करे, बस वीडियो देख के काम चला लेते हैं, 1.5x पे देखेंगे और निकल जाएंगे। अगर टाइम है तो डेफिनेटली खुद सॉल्व करो, और फिर अगर कहीं कुछ नहीं समझ आता तो वीडियो देख लेना। गॉट इट? यस। 35 लाख की उसने गुड्स दी, ठीक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। हम कहाँ के हैं जी? हम हैं राजस्थान के, ठीक है, तो आईजीएसटी लगेगा। इन एडिशन रोनाल्डो ने 60,000 और रिकवर करे, जो उस पर टैक्स लगता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला, तो हमें पता है सर, अदर टैक्सेज जो होते हैं वो ऐड होते हैं, है नहीं? है ना?
एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड सेस ऐड होते हैं। तो 35 लाख प्लस 60,000, 35,60,000 इज योर वैल्यू एंड उसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। गिरधर का भी देख के जाते हैं। गिरधर ने कंसल्टेंसी, हमने कंसल्टेंसी सर्विस दी गिरधर को, राजस्थान का है, हम भी राजस्थान के हैं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। एग्रीड फी कितनी थी कि 6 लाख की, लेकिन उसको अपफ्रंट पेमेंट करने पे 30,000 खड़े पैर डिस्काउंट मिल रहा था। सर अगर खड़े पैर डिस्काउंट मिल रहा था तो इसका मतलब ये तो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और एट द टाइम ऑफ सप्लाई की सिर्फ दो ही कंडीशन है कि डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई अग्रीड हो, वो तो है ही, और दूसरा इनवॉइस में शो कर दिया जाए। तो गिरधर गॉट द डिस्काउंट एंड द सेम वाज रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस। तो सर टैक्स इनवॉइस में रिकॉर्ड हो गया, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 6 लाख माइनस 30,000, 5,70,000 विल बी योर वैल्यू, और इस पर क्या लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, 35,60,000 और उस पर लगेगा तुम्हारा आईजीएसटी, और 5,70,000 और उस पर लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सिंपल, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि कितनी वैल्यू आती है। फिर वो क्या बोला, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन द क्रेडिट लेजर ऑफ रोनाल्डो दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा, मेरे को टोटल आईटीसी बताना है। सर ऐसा है, कुछ मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है सी एस और आई के, ठीक है। कुछ मेरे को यहाँ पे पता कि मैंने जो आईटीसी लेना है, ये तो मेरी थी आउटवर्ड, ये भी थी मेरी आउटवर्ड, ये भी थी मेरी आउटवर्ड, ये इनवर्ड है। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करे मैंने कितने के, 18 लाख के, ठीक है। अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, 1 लाख फ्रॉम बीटा एंटरप्राइजेस। अच्छा, एक 18 लाख की यूपी से, 1 लाख दिल्ली से एंड 1 लाख राजस्थान से, तो 19 लाख हो गया टोटल आईजीएसटी वाला, और 1 लाख हो गया मेरा सीजीएसटी वाला। ये उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली वाला हो गया मेरा आईजीएसटी, और राजस्थान वाला हो गया मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी। गॉट इट, यस सर। ठीक है, आगे आगे आगे। द रॉ मटेरियल सेंट बाय अल्फा ट्रेडर्स, अल्फा कौन से वाले थे, यूपी वाले, एंड बीटन एंटरप्राइजेस, ये तो रिसीव हो गया था मेरे को 30 जनवरी को, तो ये तो सर मेरे को रिसीव हो गया। लेकिन जो ट्रांसिट करके जो डिले हुआ वो था गामा वाला, मतलब ये राजस्थान वाला जो है ये डिले हो गया था, और 1 फरवरी को है। और तुम्हें पता है गुड्स का आईटीसी कब ले सकते हैं, ऑन रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर मेरे को तो गुड्स जो है रिसीव हुई नहीं है 30 जनवरी तक, तो मेरे को उसने पूछा जनवरी तक का मैं आईटीसी कौन सा ले सकता हूँ, यही था उसका क्वेश्चन कि जनवरी का आईटीसी कौन सा ले सकता हूँ, ऑन द मंथ ऑफ जनवरी का आईटीसी पूछा सर उसने। तो सर इसमें फिर ये 1 लाख वाला नहीं आएगा, ये 1 लाख वाला नहीं आएगा, ये 18 लाख आ जाएगा और 1 लाख आ जाएगा। गॉट इट, 19 लाख का मेरा आईजीएसटी आ गया। फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट खरीदा वर्थ 2 लाख फ्रॉम तेलंगाना फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, और मैंने डेप्रिसिएशन ले ली ऑन द एंटायर कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंक्लूडिंग जीएसटी कंपोनेंट। सर हमें पता है कि जीएसटी कंपोनेंट, मतलब जो जीएसटी कंपोनेंट होता है मशीनरी का, या तो तुम उस पर आईटीसी ले लो या उस पर डेप्रिसिएशन ले लो। तो भाई साहब ने डेप्रिसिएशन ले ली, कोई बात नहीं, फिर आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसका ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। आगे, रोनाल्डो ने परचेज ऑर्डर करा था 90,000 का, जो कि उसका सप्लायर कहाँ पे है, राजस्थान में रजिस्टर्ड, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया। टू शिप द कंसाइनमेंट डायरेक्टली टू इट्स डीलर इन दिल्ली एंड पंजाब फॉर ऑनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सप्लायर ने गुड्स आगे दे दी और टैक्स इनवॉइस इसको दे दिया। बेसिकली बिल्ड टू शिप टू का मॉडल है, और आईटीसी किसको मिलता है सर, जिसको बिल्ड टू होता है, और बिल्ड टू किसको हुआ, रोनाल्डो को। रोनाल्डो को बिल्ड टू हुआ है, यस। तो इसका मतलब इसको आईटीसी मिल जाएगा। 90,000 के ऊपर क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नीडलेस टू से कहीं पे एक अक्षर का भी डाउट होता है, कहीं पे एक वर्ड भी नहीं समझ आया कि सर ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं समझ आता, तो तुम वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो मर्जी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ऑफ कोर्स एज यूजुअल डाउट्स बताता रहता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मेन बात क्या थी कि 90,000 के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी मिल जाएगा। तो बस सिंपल करना है यार मेरे को कि 90,000 के ऊपर 90,000 का कितना होता है, 99%, 8100, 8100। तो यहाँ पे 8100 ऐड हो गया, और यहाँ पे 19 लाख का जो आईटीसी वो ऐड हो जाएगा। ये हो गया 28,100, ये हो गया 58,100, 28,100, 58,100, और इसमें जो देखते हैं ऑप्शंस क्या है, क्या पता उसी में आंसर निकल जाए, क्योंकि मेरे पास कैलसी वेलसी नहीं रहता ना। तो 28,100, 58,100 तो सॉर्टेड है। अब मेरे को बस ये देखना है कि 75,000 है या 4,17,000। भाई ऑब्वियसली 75,000 तो नॉर्मली था, तो इसका मतलब 4,17,000 ही होगा, क्योंकि 19 लाख का आईटीसी भी तो जोड़ना है। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट वाला ऑप्शन। वही, यो, या गॉट इट, समझ आ गया, यस। नेक्स्ट क्या है, डिटरमिन करो ईवी विल रिक्वायर्ड है कि इन रिस्पेक्ट टू धनंजय एंटरप्राइज को, जो हमने मार्च में सप्लाई करी है, मार्च में सप्लाई करी है धनंजय को, ये रहा। टैक्सेबल गुड्स कितने की थी, 40,000 की। भाई ई वे बिल किस पे देखा जाता है, टैक्सेबल गुड्स पे या इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू पे या इनवॉइस वैल्यू पे, सर दोनों पे नहीं, कंसाइनमेंट वैल्यू पे। ये वर्ड एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, कंसाइनमेंट वैल्यू। कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या आ जाता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्सेस आ जाते हैं,
और एग्जाम्प्ट गुड्स की वैल्यू नहीं आती, ना एग्जाम्प्ट गुड की वैल्यू ना उस पर टैक्सेज जो या जो भी, ठीक है। 40,000 की गुड्स होगी एंड एग्जाम्प्ट गुड्स थी 10,000 की, इसको हम करेंगे इग्नोर। 10,000 की गुड्स का ई वे बिल से कोई लेना देना नहीं। A retailer located in Maharashtra, as per the agreements, goods were to be delivered on premises of in the invoice cum bill of supply issued to Dhananjay. Transportation charges were recovered separately, 47 7,000 and 2,000। भाई देखो बात ऐसी है, बात ऐसी है, ये जो टैक्सेबल गुड्स हैं ये तो टैक्सेबल गुड्स हैं वर्थ 40,000, इसका मतलब इसके ऊपर जीएसटी भी और लगना है और ये 7,000 भी इसके ऊपर लगेगा। भाई देखो टैक्सेबल 2,000 एग्जाम्प्ट गुड्स का तो नहीं लगेगा चार्जेस, एग्जाम्प्ट गुड्स की हम सब कुछ निकाल देंगे ना, एग्जाम्प्ट गुड्स के ऊपर जो जीएसटी है, जो वैल्यू है उसकी, जो उसके ऊपर चार्जेस लगे वो तो एग्जाम्प्ट गुड्स के लगे, वो तो छोड़ दो ना। जो हमारे टैक्सेबल गुड्स है सिर्फ उन्हीं को लेना है। 40,000 प्लस 7,000 47,000 और 47,000 के ऊपर जीएसटी जब तुम्हारा लगेगा कितना 18%, तो ये कितना हो जाता है, उठाना पड़ेगा कैलसी, फोन पे करना पड़ेगा यार। 47,000 इंटू 18%, 118% ही कर देता हूँ यार, सीधा आ जाएगा 55,460 और ईवे बिल कटेगा ऑफ कोर्स क्योंकि 50,000 क्रॉस हो चुका है। ये रहा सर, ईवे बिल मैंडेटरी बन जाएगा क्योंकि 55,460 बनता है और ये तुम्हारा क्रॉस हो चुका है। समझ आ गया? यस, ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलो यहाँ पे होता है तुम्हारे एमसीक्यू खत्म, बधाई हो 10 मिनट में हमारे एमसीक्यू हो गए, 10-11 मिनट में, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं सर बड़े क्वेश्चन पे, बड़ा क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन में क्या रहेगा, ऑफ कोर्स सारी एडजस्टमेंट रहेंगी। चलो जल्दी से चलते हैं। स्टेलर ऑर्बिट अप्लायंस लिमिटेड है, ठीक है, हमें याद क्या रखना कि हम कहाँ के हैं, हम हैं महाराष्ट्र के। गॉट इट। सप्लाइंग बुक गुड्स एंड सर्विसेज फर्निशिंग फॉलोइंग डिटेल्स, ये चलो स्टार्ट करें। यस, ये क्या है, करें स्टार्ट। यस सर, हमने करी 100 कॉपी प्रिंट, हमने अपना पेपर खुद का यूज करा, 1,00,000 रुपए का टोटल कंसिडरेशन में चार्ज है। तो ये तो क्या होगी सर, तुम्हारी कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसमें तुमने 100 कॉपीज किसी को प्रिंट करके दी और उसमें तुम्हारा 1,00,000 का पेपर लग गया और तुमने उसके टोटल 2,10,000 ली। तो इसको कभी भी बाइफरकेट नहीं करते कि 1,10,000 प्रिंटिंग का हो गया, 1,00,000 कॉस्ट ऑफ पेपर हो गया, गुड्स हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। कॉम्पोजिट सप्लाई होती है और कॉम्पोजिट सप्लाई का क्या रूल है सर, रेट किसका लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का। अब हमें प्रिंसिपल सप्लाई देखनी है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, आगे वाली लाइन से। Of a book on work-life balance authored by a well-known spiritual guru Swami Om Prakash, registered in Nashik, Maharashtra, where the content of the book was provided by Om Prakash। भाई एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें पूरा अच्छे से बताया हुआ, इनफैक्ट अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करके एक वीडियो है वो देखो, वो सबसे बेस्ट वीडियो है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करके, ठीक है, मेरे आई थिंक लास्ट ईयर की है, बहुत अच्छी वीडियो है, वो देखोगे तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बता भी देता हूँ कि सर अगर अगर सर्विस तुम प्रिंटिंग की ले रहे हो, कि देखो मेरा काम सिर्फ छापने का है, ऑफ कोर्स पेपर तो मैं अपना यूज करूंगा, जब भी तुम किसी फोटोशॉप की दुकान पे जाते हो तो वहां पे तुम बुक देते हो प्रिंट करने के लिए, तो वो प्रिंटिंग की सर्विस ही दे रहा है, वो तुम्हें पेपर नहीं बेच रहा, तो वो तुम्हें क्या दे रहा है, प्रिंटिंग की सर्विसेज। ओ, लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी का काम नैपकिन बेचने का है, डब्बे बेचने का, तो और उसको मैं बोलूँ नैपकिन के ऊपर मेरा नाम प्रिंट कर दे, डब्बे के ऊपर मेरा लोगो प्रिंट कर दे, फिर वो मुझे क्या दे रहा है, फिर वो मुझे डब्बे बेच रहा है। लेकिन अगर वो बेसिकली मेरे को प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है, कंटेंट तो उसको मैंने दिया ना, कंटेंट तो उसको मैंने दिया, वो मेरे को बनी बनाई बुक नहीं बेच रहा, मेरे कंटेंट बस छाप के दे रहा है। मेरा पॉइंट क्या है, तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो पॉइंट इज ये 1,00,000 को वैसे भी अलग नहीं करना, और क्वेश्चन में तुम्हारे सप्लाई ऑफ पेपर का रेट अलग से दिया हुआ है, ये सिर्फ तुम्हें गुमराह करने के लिए है, इसको मारो काटा, किसी काम का नहीं है ये, समझ गए बात। यस, तो इसलिए तुम्हारा ये 9,918 जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर, इस पे भी यही रेट लगेगा। क्या लगेगा सर, अब देखते हैं, सीजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा। मैं भी महाराष्ट्र का, वो भी महाराष्ट्र का, लो जी सॉर्टेड बात। तो इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। समझ आ गई बात। अब ऑफ कोर्स तुम्हें ड्रॉ करना तो आती है ना, पर्टिकुलर्स, टैक्सेबल, आईसीएस। फिर तुम क्या लिखोगे इसमें, लिखोगे ये कि प्रिंटेड 100 कॉपीज फॉर स्वामी ओम प्रकाश। देखो जो ऊपर वाली वर्डिंग होती है उसके मार्क्स नहीं होते, तो उसको तुम बस सिंपल शॉर्टकट में निपटा दो, प्रिंटेड 100 कॉपीज फॉर स्वामी ओम प्रकाश बस। ब्रैकेट में जो लिखना होता है, या जो तुम कुछ लोग वर्किंग नोट बना के लिखते हो, या ब्रैकेट में लिखते हैं, मैं पर्सनली ब्रैकेट प्रेफर करता हूँ। ब्रैकेट में जो तुम लिखते हो उसके मार्क्स है, उसमें तुम्हें अच्छे से समझाना है। इट इज अ केस ऑफ composite supply where the principal supply is supply of services, hence the applicable rate would be 18% and not 5%। बस इसके बेसिस पे तुम्हें ये करके आना है, समझ आ गई बात। यस, नेक्स्ट चलते हैं।
कंसाइनमेंट ऑफ गुड सप्लाई करी नागेश्वर एग्रो को, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। महाराष्ट्र में लोकेटेड है, हम भी महाराष्ट्र में। ओए मैंने आईजीएसटी लगवा दिया क्या पहले? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एंड इधर भी सेम, इधर भी सेम। क्यों? क्योंकि ये भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और इसमें बस एक छोटी सी एडजस्टमेंट क्या है, 2 लाख का ये है, साथ में क्या है, साथ में लिखा हुआ है कि इसने ग्रीन टैक्स पे करा था 10,000 का। ये इनफैक्ट तुम्हारे आई थिंक जैन 26 एग्जाम में क्वेश्चन में भी आया हुआ है, ये मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया हुआ है ये चीज कि 2 लाख की पता नहीं कोई यूनिफॉर्म सप्लाई करी थी इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो उसके ऊपर 10,000 का तुम्हारा ग्रीन टैक्स लगा था, तो वो तुमने ऐड करा था। तो 2 लाख प्लस 10,000, 2 लाख 10,000। सर ये क्यों ऐड होता है? क्योंकि तुमने अभी अभी जस्ट ऊपर वाले एमसीक्यू में भी बताया क्या, कि एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड सेस collected by the supplier, मतलब paid by the supplier and collected from recipient shall be added to the value of supply। ठीक है। फिर मैंने एयर कंडीशनर सप्लाई करे ब्रिज एंड कंपनी को, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो सीधा सीधा है, इसमें कौन सा कुछ एग्जाम्प्ट वगैरह। इनफैक्ट इस पे भी सिंपल 6 लाख के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, तीनों के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और 2,10,000, नीचे वाला भी 2,10,000, और उसके नीचे वाला 6 लाख, और तीनों पे 18% ऑफकोर्स। फिर केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करी मैंने ब्राइट कोचिंग क्लासेस को प्राइवेट लिमिटेड को। अब देखो ऐसा है, एग्जाम्पशन चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा है? टीसीएस यानी ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग एंड सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज। ये अगर तुम प्रोवाइड करते हो किसको? स्कूल को, तो वो क्या है? एग्जाम्प्ट। लेकिन यहाँ पे तुमने किसको प्रोवाइड करी है? एक प्राइवेट कोचिंग को, एक प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को, प्राइवेट कमर्शियल कोचिंग को। तो ये क्या एग्जाम्प्ट हो जाएगी? नहीं सर, ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। और यहाँ का ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। यस। और ऑफ कोर्स तुम्हें ब्रैकेट में प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि सर ये केटरिंग सर्विसेज इफ प्रोवाइडेड टू स्कूल देन इट इज एग्जाम्प्ट। देखो बात समझो, अब जैसे ये चीज आई, तो वो तुमसे सुनना क्या चाहे, वो तुम्हारा टेस्ट क्या करना चाहता है? वो तुम्हें ये टेस्ट करना चाहता है कि तुम्हें क्या ये चीज पता थी कि केटरिंग सर्विसेज कुछ जगह पे एग्जाम्प्ट होती है। वो यही चेक करना चाहता है ना, तो तुम्हें बताना है कि सर केटरिंग सर्विसेज इफ प्रोवाइडेड टू अ स्कूल देन इट वुड बी एग्जाम्प्ट, बट इट इज प्रोवाइडेड टू अ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट देन इट इज टैक्सेबल। सिंपल। ठीक है। गुड सप्लाई करी तुमने टेरिटोरियल वाटर्स में। टेरिटोरियल वाटर्स का रूल क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई का? कि सर जो भी नियरेस्ट कोस्टल स्टेट है, ओके, कोरल ट्रेडर को सप्लाई करी जो गोवा में रजिस्टर्ड है। माइंड यू गोवा में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोवा में रजिस्टर्ड है, लेकिन टेरिटोरियल वाटर से उसका जो डिस्टेंस था वो 7 नॉटिकल माइल्स था गुजरात का, एंड 5 नॉटिकल माइल्स था महाराष्ट्र का। क्लोज किसके है सर? ऑफकोर्स 7 इज, मतलब 5 इज लेस देन 7, तो क्लोजर तो महाराष्ट्र के था। मतलब समझ रहे हो ना? ये जैसे ऐसे इंडिया का मैप बना हुआ है, ये मान लो है गोवा, ये मान लो है महाराष्ट्र। वो रजिस्टर्ड बंदा यहाँ पे है, वो रजिस्टर्ड बंदा यहाँ पे है, लेकिन ये जो पानी है, ये जो पानी मैंने यहाँ पे सप्लाई करी, ये यहाँ से कितना है? 7 नॉटिकल माइल्स, यहाँ से कितना है? 5। तो पास किसके है सारी? महाराष्ट्र के। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तुम्हारी क्या बन जाएगी? महाराष्ट्र। जो तुम्हारा कोस्टल जो बेस लाइन है, वो सबसे जो नियरेस्ट है, जो कोस्टल स्टेट की जो नियरेस्ट बेस लाइन है, वो तुम्हारे केस में क्या होगी? महाराष्ट्र। तो इस पर क्या लगेगा सर? सीजीएसटी, सी एंड एस लिख देता हूँ, सी एंड एस लगेगा। हम अभी बाद में चेक भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन एयर कंडीशनड ओमनी बस। ओमनी बस, ओए होए होए होए, ओमनी बस जो थी सर, वो हमारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है, उसमें हमने पता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है, ईसीओ जो है, वो टैक्स पे करता है अगर उसके थ्रू कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हो। उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स भी है, जिसमें हम ओला उबर सब लपेट लेते हैं, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, याद है? ओमनी बस। और ओमनी बस की क्या एक्सेप्शन थी? कि अगर जो सप्लायर है वो अगर कंपनी है, अगर सप्लायर कंपनी है, तो वो अपना टैक्स खुद पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर फिर नहीं पे करेगा अगर वो कंपनी है। और कौन सी? सिर्फ बस कौन सी? ओमनी बस। कोई भी और गाड़ी वाड़ी होगी, जैसे कैब वैब होगी, फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा। लेकिन अगर ओमनी बस है और सप्लायर कंपनी है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। इनफैक्ट आरसीएम की तो बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन जो टैक्स है वो कंपनी खुद पे करेगी। अब यहाँ पे ओमनी बस आ गई, ठीक है। और हम कौन है? हम कंपनी स्टेलर प्राइवेट लिमिटेड थी, स्टेलर ऑपरेट प्राइवेट लिमिटेड। तो सर हम कंपनी भी है, तो इसका मतलब इस पे क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। और क्या लगेगा साथ में? ये गिवन नहीं है कि भाई कहाँ पे प्रोवाइड करिए, तो आई एम अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बहुत ऑब्वियस, अपनी स्टेट में बस की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करी होगी, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, गॉट इट? यस। फिर परचेज गुड्स टू बी यूज फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इट्स ऑब्लिगेशन अंडर सीएसआर। भाई सीएसआर की एक्टिविटीज का आईटीसी मिल सकता है क्या?
नहीं रे, तो जब तुम आईटीसी वाला टेबल बनाओगे तुम्हें उसमें ब्रैकेट में सिर्फ इतना लिखना है कि यही goods used for ITC is blocked under section 17 subsection 5 for goods used under corporate social responsibility for goods used under activities relating to CSR. Got it? अगर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस समझनी है कि सर कैसे लिखते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, तुम ऑफ कोर्स मेरे चैनल एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी, अगर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं पता कि कैसे लिखना कैसे, ठीक है ओके। फिर बुक्स फाइनलाइज करते टाइम जो अकाउंटेंट था स्टेलर ऑर्बिट का, उसको मिला एक अनरिकॉर्डेड इनवॉइस डेटेड 2 जनवरी, कितने का 5,20,000 टैक्स को हटा के। द इनवॉइस रेज करा है परमवीर ने, जो कि एक एडवोकेट है सर, इसके ऊपर आरसीएम लगेगा, ठीक है, क्योंकि एडवोकेट ने किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को एक इनवॉइस इशू करा है। लीगल सर्विसेज का इनवॉइस है तो डेफिनेटली आरसीएम लगेगा, लेकिन उसके लिए हमने कोई पेमेंट भी नहीं करी है मार्च के एंड तक। तो सर आरसीएम की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट तो हुई नहीं है, सेल्फ इनवॉइस की यहाँ पे बात ही नहीं करी गई है, और ये मॉड्यूल की बहुत गलत बात है, क्योंकि ये जो सेम एडजस्टमेंट है ये बहुत पुरानी है एक्चुअल में, मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुमने तो अभी अभी के हाँ मैक्स टू मैक्स तुमने एक आधे अटेम्प्ट के पिछले पेपर पढ़े होंगे, मैंने तो पिछले 7-8 पेपर पढ़ रखे हैं ना, तो इसलिए मेरे को पता है कि ये बहुत पुरानी एडजस्टमेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूट इसमें सेल्फ इनवॉइस लेके ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो बचा क्या सर, 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, इसमें 61st डे जोड़ो, 2 में पहले क्या जोड़ूं, 31 हो जाए 29, फिर फरवरी खत्म करो। कौन सा ईयर है ये, ईयर बताया कि उन्होंने कि लीप ईयर है कि नहीं है, ऐसा कुछ बताया, नहीं ईयर नहीं बताया, नीचे कहीं मेंशन है कि लीप ईयर ले लो ना लो, और हमें फरवरी की निकालनी है, तो फिर चाहे 28 ले लूँ चाहे 29, 61 तो होने नहीं वाला, तो इसका मतलब फेब में तो आएगा ही नहीं है, बस फिर तो बात खत्म होगी, मैं तो 28 ले लेता हूँ, और आगे जो भी बचता है, पॉइंट ये है कि ये फेब में फॉल नहीं करा, फेब में फॉल नहीं करा, फेब में इसकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं फॉल करी, तो इसका अब जो फेब मंथ की जो मैं लाइबिलिटी निकालूंगा उसमें इसका पेबल बनता ही नहीं है। तो इसमें ना तुम आरसीएम पे करोगे ना आईटीसी लोगे, ठीक है बात, बस फिर इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें जो भी है तुम चेक कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा, यही सब जो मैंने बताया वैसे का वैसा ही है। गॉट इट? कहीं कोई डाउट है तो आराम से पूछ लेना। ओके। नक्षत्र कंफर्ट्स इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज इन दिल्ली। हमें हमेशा ये याद रखना होता है कि सर दिल्ली याद रखना है कि हम कहाँ के, दिल्ली के। उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करी नॉर्मल स्कीम के अंदर 25 अप्रैल को, करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो सर अभी रजिस्टर्ड हुए हैं, ध्यान रहे लास्ट ईयर में रजिस्टर्ड नहीं थे। ऑन द डेट जब उसकी टर्नओवर एक्सीड हुई, तो इसका मतलब वॉलंटरी भी नहीं ली, लास्ट ईयर में टर्नओवर एक्सीड नहीं हुई थी, इस ईयर में टर्नओवर एक्सीड हुई है, याद रखना। सर वैसे तो सच बताऊं, जब तुम काफ़ी पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो तुम्हें आइडिया लग जाता है कि सर ये जो एडजस्टमेंट आती है ना कि टर्नओवर इसी साल क्रॉस हुई है, पिछले साल क्रॉस नहीं थी, इसमें हमेशा लीगल सर्विसेज की बात आ जाती है, क्योंकि अगर तुमने एग्जाम्पशन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता है कि लीगल सर्विसेज मतलब जो एडवोकेट है उसके ऊपर नॉर्मली तो आरसीएम है कि तुम रिसिपिएंट हो आरसीएम है, लेकिन अगर तुम वो वाले रिसिपिएंट हो जिसकी पिछले साल टर्नओवर लेस देन थ्रेशोल्ड थी, तो तुम्हारे लिए ये एक्टिविटी क्या है, एग्जम्प्ट। मजे। अब मेरी क्रॉस नहीं हुई तो मेरे लिए अगर अब इस क्वेश्चन में डेफिनेटली एडवोकेट का पॉइंट होगा, तो मैं इसको क्या बोलूंगा सर, एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट। और हमें बताना क्या है, हमें बताना क्या, क्वेश्चन क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल वैल्यू, आरसीएम निकालना है सर, आरसीएम में कितनी पेबल है, कंप्यूटर टोटल वैल्यू सप्लाई में टैक्सेस पेबल अंडर आरसीएम। अच्छा टैक्स नहीं निकालना, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है जो आरसीएम के अंडर पेबल है, तो तुम्हें आईसीएस कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू बतानी है, ठीक है। रेंट पे करा हमने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, जो मैंने रीड थी रेंट मिस्टर ध्रुव से, फॉर यूज एज अ रेजिडेंस ऑफ एमडी मिस्टर वासुदेव ऑफ द कंपनी। अच्छा, तो नक्षत्र कंफर्ट्स की कंपनी जो है उसका जो डायरेक्टर है मिस्टर वासुदेव, उसने रहना था कहीं पे, तो उन्होंने मिस्टर ध्रुव से घर ले लिया। अब हमें पता है एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, अगर वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे देता है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, और यहाँ पे रेंट पे किसको दिया, नक्षत्र कंफर्ट लिमिटेड को, जो कि रजिस्टर्ड है अब, तो सर उस पे क्या लग जाता है, आरसीएम, तो इस पे आरसीएम लगेगा, यस सर इस पे आरसीएम लग जाएगा। फिर हमने कमर्शियल कार पार्किंग लॉट का भी रेंट दिया है मिस्टर रोहित से फॉर पार्किंग विजिटर्स व्हीकल्स। अब रोहित जो है, अब तुम्हें पता है कमर्शियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी,
टेकन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, इस पे क्या होता है आरसीएम। तो सर इसमें भी क्या लग जाएगा तुम्हारा आरसीएम। फिर अमाउंट पेड फॉर अवेलिंग सिक्योरिटी सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम अ कंपनी सेफ सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। सर हमें याद है सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर आरसीएम में क्या याद रखा हमने, परवीन। परवीन याद है जो बोलता था आई विल सिक्योर यू, याद है? अगर तुमने मेमोरी टेक्निक्स की वीडियो देखी है तो तुम्हें पता रहेगा, परवीन हमें बोलता था आई विल सिक्योर यू, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया भाई? हाँ, तो परवीन याद है, हाँ वही आई विल सिक्योर यू वाला। तो एक चीज बताओ, परवीन क्या बोलता था, आई विल सिक्योर यू, और हम क्या बोलते थे, नहीं बीसी तू रहने दे परवीन, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पे सप्लायर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन है सप्लायर, प्राइवेट लिमिटेड, तो इस पे आरसीएम नहीं लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि सप्लायर कौन है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होता तो लग जाता, ओके। और ये तो मैंने बता ही दिया कि सर एडवोकेट है, और पिछले साल की हमारी टर्नओवर जो है वो लेस देन थ्रेशोल्ड थी, तो इसलिए ये क्या है, एग्जम्प्ट। ओ, समझ आ गया लॉजिक सब में, वेरी गुड। उसने बोल भी दिया कि एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर की 15 लाख थी, तो मतलब 20 लाख से कम थी, तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड से कम थी, तो एग्जम्प्ट है। यस। अब हम आ चुके सर प्लेस ऑफ सप्लाई में। प्लेस ऑफ सप्लाई इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है, ठीक है। ओके, मिस काव्य है दिल्ली की, पैसेंजर है ट्रेवलिंग फ्रॉम बेंगलुरु टू हैदराबाद ऑन बोर्ड अ स्काईविंग एयरलाइन फ्लाइट, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी शी ऑप्ट्स टू वॉच अ हॉलीवुड मूवी अवेलेबल एज मूवी ऑन डिमांड एंड इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सर्विसेज फॉर विच अ सेपरेट चार्ज इज कलेक्टेड फ्रॉम एयरलाइन। भाई सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, एक बार इसकी वो निकाल लूँ मैं, प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमारी 26 पेज वाली रिवीजन बुक में 1 पेज में खत्म है, उसमें देखें क्या लिखा हुआ, ये देखो प्लेस ऑफ सप्लाई 1 पेज में खत्म, एक चैप्टर। क्या लिखा हुआ इसमें, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। जब तुम्हें कन्वेंस के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान एक सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। सर ये फ्लाइट कहाँ से चली थी, बेंगलोर से हैदराबाद, तो इसमें तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी सर, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट, दैट इज बेंगलुरु। बेंगलुरु, सॉर्टेड। ऑफ कोर्स तुम्हें यही सब लिखना है, यही लैंग्वेज लिखनी है तुम्हारे, कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस शैल बी द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर दैट द कन्वेंस फॉर द कन्वेंस ऑफ दैट जर्नी। तो इसमें तुम्हारी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट क्या हो जाएगी, बेंगलुरु, तो तुम लिख दोगे, ठीक है। समझ आ गया ना, हाँ। नेक्स्ट, मिस्टर भूषण। भूषण सीएफओ जिनुत एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का कंपनी रजिस्टर्ड है दिल्ली में, और वो खुद रहता है भोपाल में मध्य प्रदेश में। वो गया ट्राइडेंट बैंक में जो कि है पुणे में। तो ये पहली 2 लाइन क्यों बताई थी भाई, अगर वो बैंक की ब्रांच में जा रहा है तो हमें क्या लेना देना कि उसकी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड और वो खुद कहाँ रहता है। चलो शायद वो ये बताना चाहते हैं कि जो बैंक की ब्रांच जो महाराष्ट्र में गया है, ना उसकी कंपनी को कोई लेना देना, ना उसकी रेजिडेंस का कोई लेना देना, शायद वो ये बताना चाहते हैं, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 50,000 एडमिशन, सन की बेटी के एडमिशन फीस के लिए पैसे देने थे, और उसका ट्राइडेंट लिमिटेड में कोई अकाउंट नहीं है। इसमें हमने क्या पढ़ी हुई है प्रोविजन, सर जल्दी बता दो। इसमें हमने पढ़ी हुई है ये वाली प्रोविजन, बैंकिंग वाली, क्या, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। इसमें हमने क्या पढ़ा है सर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है इफ एड्रेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स, अदरवाइज क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर एड्रेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स होगा, नहीं होगा सर, वो वहां पे रहता ही नहीं है, वो गया ही पहली बार है, उन्होंने बता तो दिया कि उसका उसका वहां पे कोई अकाउंट ही नहीं है, डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट, तो सर उसका एड्रेस तो नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा सर, इसमें क्या आ जाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट तो नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि एड्रेस अवेलेबल रिकॉर्ड्स नहीं है। अदरवाइज फिर क्या ऑप्शन है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर कौन है, बैंक, बैंक कहाँ का है, महाराष्ट्र का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, महाराष्ट्र। समझ आ गई बात, यस। ओरियन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात, उसने लीज आउट करी थी मशीनरी 10 लाख की, किसको, वर्टेक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड को, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। मंथली रेंट 40,000 था, 18 महीने के बाद उसने बोला कि यार मैं खरीद ही लेता हूँ तेरे से, 6 लाख की मशीनरी खरीद लेता हूँ मैं, और क्या। वो कहता ठीक है, कहता ओके ले रख ले। तो मशीन कंटिन्यू टू रिमेन एट द प्रेमिसेस ऑफ वर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड इन इंदौर।
अच्छा मशीन वहीं के वहीं रहेगी सर। इसमें हमने क्या प्रोविजन पड़ी है, इसमें अब हम गुड्स पे आ चुके हैं क्योंकि मशीन की बात हो रही है। एंड सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि मशीनरी तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में पड़ी थी उसकी फैक्ट्री पे। तो उसने बस पहले उसने लीजेस पे ली, उसने लीज पे ली, रेंट दे ही गया। अब जब उसकी दुकान पे ऑलरेडी वो मशीन पड़ी है, अब उसने बोला कि यार एक काम करना 6 लाख रुपए ले ले और बात निपटा। कहता ठीक है। तो 6 लाख के ऊपर हमारा क्या आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई योर लोकेशन ऑफ गुड्स। और लोकेशन ऑफ गुड्स ऑलरेडी कहाँ पे है, लोकेशन ऑफ गुड्स ऑलरेडी मध्य प्रदेश में है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिकॉज नो फर्दर मूवमेंट ऑफ मशीन वॉज डन एट एनी पॉइंट। समझ गए बात? यस सर, गॉट इट, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। एज्यूम करना जो सप्लायर है वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, उस अकॉर्डिंग बतानी है चीजें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई विल गिव इट अ वेरी गुड स्टार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारे कंसेप्ट टेस्ट होते हैं 2-3, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो, भगवती रोड लाइन है, जीटीए है। क्या है, जीटीए। जीटीए सैन एंड्रियास नहीं, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। कंसाइनमेंट नोट भी इशू करता है सारी कंसाइनमेंट के लिए, ये वो है ना। और उसने जनवरी में जो गुड्स कैरेज करी उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। ये कंसाइनमेंट नोट वाली बात क्यों लिखी है, क्योंकि सर अगर कोई जीटीए होगा वो तभी जीटीए होगा अगर वो कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा। तो उन्होंने क्लियर शब्दों में बता दिया कि जीटीए भी है, कंसाइनमेंट नोट इशू भी करती है। तुम बस ये बताओ इस पे करना क्या है, इसका क्वेश्चन है क्या, ये तो बताओ। वेदर जीएसटी इज पेबल और नॉट, वेदर जीएसटी इज पेबल, बस इतना बताना, जीएसटी पेबल है, ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड गुड्स फॉर मिस्टर राजाराम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पशन चैप्टर दिखाऊं क्या, ये दिखाऊं क्या, 4 पेज में यहाँ पे एग्जाम्पशन चैप्टर खत्म है। फटाफट यहाँ पे जीटीए आ जाएगी ना, जब जैसी जीटीए आएगी। ब्लर आ रहा है क्या, बंद करके दोबारा खोलूं? दिल ना दिया, अब ठीक है। हाँ, हाँ जी। एग्जाम्पशन में क्या क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग दोज कवर्ड अंडर आरसीएम। मतलब जो आरसीएम में कवर्ड है वो चाहे अनरजिस्टर्ड भी हो। याद है वहां पे हमने पढ़ा था कुछ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी क्या लगता है, आरसीएम लगता है। लेकिन नॉर्मल किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो एग्जम्पट। एग्जम्पट तो यहाँ पे उसने क्या दी है, इंडिविजुअल को दी है। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये एग्जम्प्ट। फिर रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करे फॉर नक्षत्र एंड एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म। अब सर पार्टनरशिप फर्म के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, एंड इस पे क्या लगेगा, आरसीएम। आरसीएम लगेगा, समझ आ गई। ये भी ऑफ कोर्स लिख के आओगे तुम, वही तो तुमसे वो सुनना चाहता है, सिर्फ टैक्सेबल थोड़ी बताना है। ये बताओ, आरसीएम लगेगा। ट्रांसपोर्टेड गुड्स फॉर ग्राम पंचायत ऑफिस, अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी है which holds GST registration only for the purpose of deducting TDS under section 51 and does not make taxable supply। यार मेरे ना मन में एक चीज आ रही है, मैंने नोटिस करा है, मेरे मेरे को एक बच्चे का आई थिंक फीडबैक भी आया था, इफ आई रिमेंबर। उसने बोला था कि सर हमें ना ये लैंग्वेज नहीं समझ आती, ये कि जब भी ऐसे किसी लोकल अथॉरिटी या कभी कभार लॉ में लिखा होता है विच होल्ड्स रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51। मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि सर जब ये लैंग्वेज लिखी होती है विच होल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 एंड डज नॉट मेक टैक्सेबल सप्लाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनो मेरे से ध्यान से, ठीक है। खाली पेज पे ले लेते हैं एक आराम से। देखो, मैं हूं लोकल अथॉरिटी, पीएसयू, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये वो, ठीक है। अब सर दो बातें निकल के आती हैं। मतलब ऑफ कोर्स मैं कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब वो वाला डिपार्टमेंट जो तुम्हें पता है ना जिनका कटता है सेक्शन 51 में, जो सॉरी काटने वाले लोग, याद है ना, सेक्शन 51 वाले, मैं वो लोग हूँ, ठीक है। अब सर दो बातें, या तो मैं परचेजेस जो करता हूँ और जो मैं सेल करता हूँ। मैं सिंपल टर्म्स ले रहा हूँ, सप्लाई, इनपुट, ये वो नहीं जा रहा, परचेज सेल, सिंपल वर्ड। अगर मैं जो परचेज करता हूँ वो मेरी एक भी परचेज, क्योंकि सर देखो ऐसा है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको मिलती है पीछे से ग्रांट्स, उनको मिलता है पीछे से पैसा, किस चीज़ के लिए, कि तुम मशीनरी खरीदो, अपना ये रजिस्टर खरीदो, मंत्रियों की जेब भरो, मतलब ऑफिशियल कामों के लिए पैसा मिलता है, तो वो परचेज करते हैं। अब कोई भी परचेज अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख के बराबर नहीं, 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इनके ऊपर सेक्शन 51 एप्लीकेबल हो जाता है कि सर टीडीएस काटना है। क्या एप्लीकेबल हो जाता है इनके ऊपर,
सेक्शन 51 वो क्या बोलता है कि सर टीडीएस काटना है, वो क्या बोलता है टीडीएस काटना है, ठीक है। और एक तरफ इनकी सेल, अब सेल तो सिंपल 20 लाख क्रॉस होगी, फिर ये क्या आएगा, फिर ये जीएसटी भरेंगे, फिर ये सप्लायर बन जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब ये लैंग्वेज लिखी होती है ना, विच होल्ड रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पज, पॉइंट इज सर इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एंड इसके लिए भी क्या है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो सर दोनों के लिए तुम्हारी हो जाती है सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ये बात समझ आई कि नहीं आई? जब तुम्हारी सेल क्रॉस होती है तो उसके लिए जीएसटी नंबर अलग होता है, जो तुम टीडीएस काटने के लिए रखते हो उसके लिए जीएसटी नंबर अलग होता है। मैं जब आर्टिकलशिप में था 2021 में, तो मेरे को याद है यहाँ पे एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पंजाब में उनका ना एक डिपार्टमेंट है IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। आई रिमेंबर बिकॉज उनकी GSTR 7 जो टीडीएस वाली रिटर्न है वो भी मैं भरता था, और जो उनकी नॉर्मल GSTR 1 होती थी वो भी मैं भरता था। पॉइंट इज उनके पास दो GSTN थे। एक GSTN था सेल वाला, जो उनकी सेल एक्सीड हो चुकी थी 20 लाख, या चाहे उन्होंने वॉलंटरी ली थी, जो भी उनका रीजन था, बट पॉइंट इज एक उनकी सेल के ऊपर जो जीएसटी जाता है, जो सेल के ऊपर हम जीएसटी भरते हैं, एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन बेसिकली, और एक उन्होंने ले रखी थी टीडीएस वाली रजिस्ट्रेशन। समझ आ रही है बात मेरी? टीडीएस वाली रजिस्ट्रेशन। और इसमें मैं क्या करता था, इसमें मैं भरता था GSTR 7, इसके लिए मैं भरता था GSTR 1 एंड ऑफ कोर्स 3B। समझ आ गई बात? तो जब भी ये चीज ऐसे लिखी होती है ना कि सर ये लोकल अथॉरिटी के पास सिर्फ वो वाला रजिस्ट्रेशन था जो 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 टीडीएस काटने के लिए है, एंड ये लोग टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, तो इसका मतलब ये होता है। आई होप दिस हेल्प्ड। अब पॉइंट इज कि सर हमें जीटीए में एक और चीज पता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GTA 2, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, जो भी जो क्या करती है, सिर्फ ओनली डिडक्टिंग टीडीएस अंडर जीएसटी, जिन्होंने टीडीएस रजिस्ट्रेशन ले रखी है, सिर्फ नॉर्मल नहीं ले रखी, तो सर इसमें क्या हो जाता है, ये भी एग्जम्प्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको एग्जम्पट, एग्जम्पट। समझ आ गई बात? यस, ये तुम्हारा हो गया डन। आगे चलते हैं। जर्नैल सिंह है, वो एक टेम्पू ओन करता है जो वो खुद चलाता है, ट्रांसपोर्टेड सीमेंट बैग्स फॉर अ प्राइवेट बिल्डर बट डिड नॉट इशू एनी कंसाइनमेंट नोट, और उसने 18,000 चार्ज करे ट्रिप के, उसने 18,000 चार्ज करे एक ट्रिप के। एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक टेम्पो ओन करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था कि आंसर ऐसे करना है कि एज्यूम करो ये जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है बात। अब बात क्या हुई कि सर जर्नैल सिंह जो है वो टेम्पो ओन करता है, डिड नॉट इशू एनी कंसाइनमेंट नोट। हमें पता है, मैंने अभी पहले भी बोला था कि जीटीए की एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता हो, और यहाँ पे कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता, तो ये जीटीए नहीं है, नहीं है। और हमने और क्या पढ़ा हुआ है सर, हमने ये पढ़ा हुआ है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तुम ये देखो इसी इसी एक एग्जाम्पशन से, ये जो मेरी रिवीजन बुक में लाइक लिटरली 1/5 ऑफ द पेज पे जो लिखा हुआ है, इनफैक्ट 1/5 भी नहीं बोलूंगा, कितना पे है ये सोचो, एक ही पेज पे इतनी सारी एडजस्टमेंट है, और उसमें से ये एक एडजस्टमेंट में क्या आ गया, 5 मार्क्स का पेपर, 5-6 मार्क्स का पेपर आ गया आराम से। क्या लिखा हुआ है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय रोड अगर कोई भी कर रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। उसमें दो एक्सेप्शन क्या है, एक जीटीए, एक कुरियर एजेंसीज, और इसमें अभी रिसेंट एक अमेंडमेंट आई थी, लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड होती है, क्योंकि उसमें ईसीओ टैक्स पे करता है, ठीक है। और जीटीए और कुरियर एजेंसीज बेसिकली क्या है, टैक्सेबल। और यहाँ पे तो भाई साहब ना जीटीए ना कुरियर एजेंसी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ना ये जीटीए ना कुरियर एजेंसीज हैं, और अदरवाइज तो फिर एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट। ओके। फिर आ जाती है रागिनी, एक क्लासिकल कत्था डांसर है जिसने कुछ फॉलोइंग इवेंट्स करे हैं सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसने क्लासिकल परफॉर्मेंस करी है कथक की 1,48,000 की। तुम्हें याद है 3 कंडीशन होती हैं, एक फोक और क्लासिकल के रिलेटेड हो, सेकंड म्यूजिक डांस एंड थिएटर हो, थर्ड 1.5 लाख तक की कंसिडरेशन हो। उसने क्लासिकल फोक या क्लासिकल करा, यस। उसने म्यूजिक डांस या थिएटर करा, यस सर उसने डांस करा है। उसकी कंसिडरेशन 1.5 लाख से कम है, यस 1.5 लाख से कम है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एग्जम्प्ट। एंड ऑफ कोर्स एक और होती है कि उसने लाइक ब्रांड प्रमोशन या इस सब के लिए परफॉर्मेंस ना करी हो, है ना, मतलब कुछ प्रमोशन के लिए ना करी, ठीक है। फिर उसने करी क्लासिकल कथिकल परफॉर्मेंस, तो ये सर फिर से क्लासिकल हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी क्या थी, कथक, तो डांस कर रही है, बिल्कुल ठीक है।
कोरियोग्राफ स्पेसिफिकली फॉर प्रमोशन ऑफ अ ज्वेलरी ब्रांड फॉर अ फी ऑफ 1,20,000, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है क्या, 1,20,000 से मतलब 1.5 लाख से कम। लेकिन जो मैंने बोला एक और कंडीशन, एक हिसाब से 4 कंडीशन लगा लो यार तुम आगे से, चौथी कंडीशन जो है वो फेल होगी, क्या कि सर उसने प्रमोशन के लिए कराई, प्रमोशन के लिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, दिस वुड बी टैक्सेबल, दिस वुड बी टैक्सेबल। ठीक है। फिर टू क्लासिकल कथक परफॉर्मेंसेस फॉर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स ऑन द सेम डे ऑन ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा, 90,000 एक से लिया, 85,000 सेकंड से लिया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट, सबसे बढ़िया वाली। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं जीएसटी लॉ में एंड इनकम टैक्स लॉ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत तगड़ा डिफरेंस है। जब भी देखो, जब तुम इनकम टैक्स पढ़ते हो ना, उसमें एक तो स्लैब्स होती हैं, जीएसटी में कोई स्लैब नहीं होती। जीएसटी में अगर जैसे अभी कत्थक वाला पढ़ रहे हो, उसमें लिखा हुआ 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन है, तो 1.5 लाख फ्लैट रेट है। फ्लैट का मतलब रेट क्या है कि अगर मेरी 1,40,000 तो मैं एग्जम्प्ट हूं, अगर मेरी 1,70,000 है तो वो टैक्सेबल तो है ही है, लेकिन वो पूरी टैक्सेबल है 1,70,000। स्लैब नहीं है कि पहले 1.5 लाख तक माफ है, अगले 20,000 के ऊपर जीएसटी जाएगा, नहीं, पूरा टैक्सेबल है, तो इसलिए जीएसटी में कोई स्लैब नहीं होती। सेकंड चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, वो इनकम टैक्स लॉ में होता है, वो सेक्शन 266 SS, आई डोंट नो इफ इंटर में है या नहीं, बट तुम आर्टिकलशिप में टैक्स ऑडिट में सीखोगे कि है ना, सेक्शन 266 SS या जो भी होते हैं वो, कि भाई एक बंदा एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश की बिल नहीं काट सकता। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा एक पर्सन से नहीं ले सकता। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, वहां पे लिमिट लग जाती है एक दिन की, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे लेकिन जीएसटी में ऐसी कोई लिमिट नहीं रहती, जीएसटी में हमेशा एक इनवॉइस की लिमिट रहती है, इनवॉइस की। ये बात याद रखना, कभी भी कुछ भी नंबर होगा ना, जैसे 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है टीडीएस में, या जैसे कोई और लिमिट लगा लो, वहां पे हमेशा इनवॉइस की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे अगर उसने 90,000 एक से लिए, 85,000 एक से लिए, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सर उसने टोटल 1,75,000 ले लिया और ये तो हो जाएगा टैक्सेबल, नहीं सर, उसने दो अलग इनवॉइस रेज करे होंगे, क्योंकि उसने दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजर से बिल काटा है, उसने दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स को परफॉर्मेंस दी है, और क्लासिकल कथक दिए, तो ऑफकोर्स वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, और प्रमोशन लिखा नहीं हुआ, और 1.5 लाख से कम है ईच, तो ये दोनों, ये भी एग्जम्प्ट ये भी एग्जम्प्ट, ऐसे रहेगा, ना कि इन दोनों का टोटल। समझ आ गई ये बात? ठीक है। ये आरटीपी तुम्हें कहाँ मिल जाएगी, ऑफ कोर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे, है ना, विद द लिंक ऑफ दिस वीडियो डेफिनेटली। तो ऑफ कोर्स तुम वहाँ पे आंसर्स भी रेफर कर सकते हो, जीएसटी के मैंने सेपरेट निकाल के रख दी है। ठीक है। फिर रागिनी, यही जो रागिनी, यही वाली क्लासिकल कथक डांसर, इट इज ऑल्सो एंगेज इन मेकिंग ट्रेडिशनल मधुबनी पेंटिंग्स फॉर धृति आर्टवर्क्स फॉर विच ही रिसीव्ड अ कंसिडरेशन ऑफ 1,40,000। सर ट्रेडिशनल फोक क्लासिकल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, यस सर। 1,50,000 से लेस वाली सेटिस्फाइड, यस सर। उसने प्रमोशन भी नहीं करी, वेरी गुड। लेकिन क्या ये म्यूजिक डांस या थिएटर था, नहीं सर, उसने तो आर्ट वर्क करा, उसने पेंटिंग करा है सर, तो ये क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि म्यूजिक डांस या थिएटर नहीं था, आर्ट वर्क था। ओह। फिर जो ऑर्गेनाइजर था इवेंट वन का, इवेंट वन कौन सा था सर, वो वाला इवेंट जो था एग्जम्प्ट, जो इवेंट एग्जाम था, जो क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस वाला इवेंट था, ठीक है। उसमें उसने ऑडियंस से चार्ज करी थी 450 पर पर्सन टू अटेंड रागिनीज परफॉर्मेंस। और सर हमने क्या पढ़ा हुआ है, एग्जाम्शन वाले चैप्टर पे चलते हैं, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, इसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है, सर्विसेज बाय राइट टू एडमिशन विद फीस अप टू 500 रुपीज, अप टू 500 रुपए, किसमें, सर्कस, डांस या थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में। तो डांस परफॉर्मेंस में उसने 500 रुपए से कम फीस ली है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो डांस परफॉर्मेंस अपने आप में एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है। अगर उसने मान लो ये ब्रांड प्रमोशन वाली इवेंट में, जिसमें उसने ब्रांड प्रमोशन करा था, इस वाले इवेंट में भी अगर वो 500 रुपए से कम ले रहा था, तो वो भी एग्जम्प्ट थी। तो ऑफ कोर्स ये वाली तो एग्जम्प्ट है ही है, ये वाली क्या है, एग्जम्प्ट। समझ गए? यस। उसके बाद उसने वही बोला कि डिस्कस करके बताओ जीएसटी पेबल है या नहीं है। समझ गए? यस। फिर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस। सर एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, पता ही है, अंडर सेक्शन 52। हाँ, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है उसकी, सर उसको अप्लाई करना होता है, और उसको 3 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। याद है ना, टीडीएस टीसीएस वालों को 3 डेज ऑफ एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाती है। ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सर रिटर्न वो दो फाइल करता है, एक वो फाइल करता है अपनी जीएसटीआर 8, कब, नेक्स्ट महीने की 10 तारीख को, जो उसने फॉर एग्जांपल जैसे जुलाई का मंथ चल रहा है, तो उसने जुलाई मंथ में जो भी टीसीएस कलेक्ट करा होगा, है ना,
कलेक्ट भी तो मंथ खत्म होने के बाद ही करता है, क्योंकि पूरे मंथ की सेल पे कलेक्ट करना होता है, याद है ना? नेट रिटर्न के ऊपर, मतलब नेट ऑफ रिटर्न जो सेल होती है पूरे मंथ की, उसके ऊपर कलेक्ट करना होता है। तो पूरे जुलाई के मंथ का जो वो टीसीएस कलेक्ट करेगा वो 10 अगस्त तक जमा करा देगा जीएसटीआर 8 फाइल करके। ठीक है बात? एंड डिपॉजिट ऑफ टीसीएस टू गवर्नमेंट साइटिंग द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। चलो भाई, डिपॉजिट कब करता है वो? नेक्स्ट महीने की 10 तारीख को। अच्छा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न में एक वो भी तो आएगी, एनुअल स्टेटमेंट, वो जो जीएसटीआर 9B फाइल करता है, जो कि रियल लाइफ में इफेक्टिव नहीं है, लेकिन तुम्हें बस पेपर में लिखनी है कि 31 दिसंबर तक उसको फाइल करनी होती है, नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर तक फाइल करनी होती है। गॉट इट? ठीक है। डिपॉजिट टीसीएस गवर्नमेंट को कब करेगा? वही अगले महीने की 10 तारीख को कर देगा। ये तो थ्योरी क्वेश्चन था, ये तुम्हें आई होप पता चल गया होगा। यहाँ पे होती है तुम्हारी ये खत्म, इसके तुम आंसर्स वगैरह सब चेक कर लेना, सब हमने जो भी करा है सही करा सब कुछ। ठीक है, तो तुम आंसर्स वगैरह आराम से चेक कर लेना। आई होप तुम्हें बढ़िया लगी हो, एंड आई होप तुम कुछ नया सीख के जा रहे हो, एंड आई होप तुम्हारे पेपर अच्छे हो, एंड आई होप कि तुम मुझे जल्दी से अब क्या करोगे, डाउट्स पूछोगे जो भी तुम्हारे आते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो। यस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।